ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का अंडरस्टैंडिंग, चाची बंद कर दो उसका, बाद में देखना जब पूरा दिया हुआ है वो सब देखना। मैं चाहता हूं कि आप इसको डिलीजेंटली करें, घर पे जाकर सॉल्यूशंस को चेक करें। जो नहीं समझ में आ रहा है, आई हैव शेयर्ड इट विद आपके मैथ्स के सर के साथ मैंने बात किया है क्या है, तो ही इज गोइंग टू चेक कि क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम रहता मैं क्वेश्चंस कहाँ से दे रहा हूँ। क्वेश्चंस और जो भी सोल्यूशन है वो चेक करके बताएंगे। बट एज फार एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गोस, प्लीज गो थ्रू द सोल्यूशंस, एंड जो भी डाउट्स होंगे वो एक दिन आप रखिए, सारे डाउट्स एक साथ ही पूछ लेंगे। एक एक दिन करके रोज करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम्म, क्या क्या क्या? ओके, अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हुआ है? अप्रोटिक सॉल्वेंट तो आपके SN1 के लिए बहुत जरूरी है। अप्रोटिक सॉल्वेंट तो आपका होना ही चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हुआ है? ओके, SN1 SN2 में प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट आपका लगता ही है, तो दैट शुड बी देयर। ओके, और क्या है? तो मेरे को बताओ, आप लिख के दे दो मेरे को, ये टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, ये टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है। प्लीज लेट मी नो फिजिक्स में अभी तक का कोई, तो आपका, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप कोई, क्योंकि अप्रोटिक सॉल्वेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट आपका, SN1 और SN2 में आपका अप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत जरूरी है। आपका जो स्टीरिक स्टीरिक हिंड्रेंस जो होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, तो वो हम मिस नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हो, जो मैंने सोल्यूशंस, जो मैंने नोट्स भेजे आपको, उसमें से अगर कोई टॉपिक नहीं कवर हुआ है, या आपको जो सोल्यूशंस भेज रहा हूँ उसमें से अगर कोई टॉपिक आपको मिसमैच दिखता है तो प्लीज बताइए। अभी फिलहाल मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैथ्स का आई विल सी, ठीक है। मैं उनसे बात करके फिर आई विल सी व्हाट इज देयर, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लीज हाईलाइट व्हाट एवर इश्यूज आर देयर, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे uh, अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। नाउ सी, व्हेनेवर एनीथिंग फ्लोज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चीज जा रहा है अपने से ही, तो देयर हैज टू बी, जैसे समझो ये एक टेबल है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे एक इसको रख दिया तो ये लुढ़क जाएगा। आई हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ऑन इट, बट द रीजन व्हाई इट विल गो ऑन इट्स ओन इज बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल। यहाँ पे एक इसका पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी हाइट और ये पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, इसके हाइट में डिफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, और इसीलिए ये अपने आप भाई साहब लुढ़क रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। सो अगर मैं बोल रहा हूं, या कोई भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपके भाई साहब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी हायर देन दिस पोटेंशियल। ये वाला पोटेंशियल इससे हायर होना चाहिए तभी ये फ्लो होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल चाहे वो भाई साहब मैकेनिक्स में आए या इलेक्ट्रिसिटी में आए, हमारा पोटेंशियल जो है वो रीजन है फॉर द चार्जेस टू बी फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, a region in space where every point is characterized by a physical quantity is known as a field। जैसे भाई साहब अगर समझ लो एक एक मैग्नेट है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेट का एक फील्ड। अगर मैंने यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब कहां तक, वाशी तक तो होगा नहीं, ठीक है। ओके, इफ द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड, अभी जैसे देखो मैग्नेट के साथ उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी चार्ज के साथ उसका एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंपैक्ट को महसूस कर सकते हैं। कोई चार्ज इसको महसूस कर सकता है, ठीक है। सो इफ द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी,
then the field is known as a scalar field. अगर किसी physical quantity, if the physical quantity associated with a field is scalar quantity, then the field is known as scalar field. इस field को अपन क्या बोलेंगे? Scalar field. Scalar field, that is a scalar field is a function that gives us a single value of some variable for every point in space. ठीक है, for every point in space. तो स्केलर फील्ड है भाई साहब, ठीक है। अभी जैसे देखो, स्केलर फील्ड मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अभी जैसे आप समझिए, एक मोमबत्ती आपने जलाया, ठीक है, ये उसकी लॉ है। तो आप भाई साहब अपना हाथ धीरे धीरे पास ला रहे हैं, तो विल यू फील द इंटेंसिटी ऑफ हीट इंक्रीजिंग? ओके। अभी टेम्परेचर क्या है? आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो फील्ड है, अगर ये खुद एक लॉ है जिसका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो फील्ड क्रिएट करेगा वो भी क्या होगा? स्केलर फील्ड होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी क्या फील्ड क्रिएट करेगा? स्केलर फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब क्या है कि अगर एक जैसे देखो आपका टेम्परेचर फील्ड, इफ द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उससे एसोसिएटेड जो फील्ड रहेगा वो भी क्या होगा? आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। देन द फील्ड इज नोन एज स्केलर फील्ड। दैट इज अ स्केलर फील्ड इज अ फंक्शन दैट गिव द सिंगल वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल फॉर एवरी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर फील्ड है। लेट अस कंसीडर अ हीट सोर्स। एक आपका भाई साहब कोई हीट सोर्स है, ठीक है, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ heat energy at different points around the heat source will be different as shown in the figure. Therefore, heat energy is a scalar quantity and the field associated with this is known as a temperature field. ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया। तो ऑब्वियसली भाई साहब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जो टेम्परेचर T3 होगा वो T2 से लेस होगा और वो T1 से लेस होगा। सिंपल सा एक चीज है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड, और ये भाई साहब इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इसी तरह से आपका एक वेक्टर फील्ड होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर फील्ड है, उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली वेक्टर फील्ड्स। इफ द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका भाई साहब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट है, तो उसका जो फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फील्ड होगा, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इट विल हैव मैग्नीट्यूड as well as direction. ठीक है, so consider a point charge plus q1 placed in space. The magnitude of the electric field at different points that are radially equidistant from the point charge is the same, but the direction of the electric field is different for each of them as shown in the figure. अभी आप देखो भाई साहब, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा है, अलग अलग भाई साहब सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग है। ठीक है, सो दीज आर, तो आपका किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए जो फील्ड क्रिएट होता है वो स्केलर फील्ड है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो फील्ड क्रिएट होता है वो वेक्टर फील्ड है ना? क्या है ना? अरे भाई साहब, आपको क्वेश्चन करना चाहिए मुझे। सर अभी अभी आपने बोला कि भाई साहब ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज तो स्केलर है, उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वो वेक्टर क्यों है? व्हाई इज दैट अ वेक्टर देन? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये है कि समझ लो, अगर आपने कोई मोमबत्ती रखा होगा, उसकी लॉ है, तो लॉ जो है वो आपका क्या, हीट, हीट और क्या मेजर कर रहा है भाई साहब? टेम्परेचर। और हीट और टेम्परेचर दोनों भी आपके स्केलर है। यहाँ पे भाई साहब चार्ज क्या क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज आपका स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर है। दिस इज बेसिकली अ वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? किसी को याद है क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब जहां पे आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही मैटर करता है। Forces which are dependent only on the initial and final positions of the body and they do not depend upon the path undertaken by the body are known as conservative forces. ठीक है, and forces which are path dependent are non-conservative forces. ठीक है, okay. The work done by a conservative force is independent of the path taken. तो भाई देखो, आपका वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स भाई साहब डिपेंडेंट नहीं है पाथ पे। ठीक है, सो इट विल डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। ये भाई साहब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मूविंग अ मास m from a point A on the ground to a point C which is at a height h, ठीक है,
सो अभी आप ऐसे जाओ भाई साहब, ऐसे नाचते हुए जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। ठीक है, तो आपका भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh। सिंपल। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप भाई साहब इसको भाई साहब एयर से लेकर जाओ, लिफ्ट से लेकर जाओ, कैसे भी लेकर जाओ, आपने कितना हाइट गेन किया है, दैट विल बी बेसिकली द mgh पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे वर्क डन आपका क्या हो जा रहा है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कैसे भी जाए, जितना भी आपने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया है, चाहे भाई साहब ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, वो सेम ही होगा। अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर लाऊं तो भी आपका mgh होगा, अगर ऐसे जाऊं तो भी आपका mgh होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। सो इन दिस केस द वर्क विच इज डन और द एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जहां पे आपका वर्क डन is being done by a force which is path independent। ठीक है, so gravitational force to move a body of mass m to r, तो आपका भाई साहब चाहे आप देखो यहाँ पे आपके केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, आपके अलग अलग पाथ से आप कहां पे पहुंच रहे हैं, सी पे, तो आपका ये स्ट्रेट पाथ से सी पे पहुंचे, या भाई साहब आप ऐसे पाथ से सी पे पहुंचे, मतलब पहले आप यहां पे आए फिर आप ऐसे गए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पाथ हो गया। फ्रॉम ए यू केम टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, still your work done will be mgh against gravity, against gravity। ठीक है, अगर आप a to c by path 1 जा रहे हैं तो भी आपका वर्क डन क्या होगा, mgh। और अगर आप a to c ऐसे पाथ में जा रहे हैं तो भी आपका वर्क डन mgh होगा, क्योंकि इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस ऑफ द बॉडी। इट इज अ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ओके। So electrostatic force is a conservative force as the work done to move a charge from A to B is independent of the path taken। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे आपका मैकेनिकल जो मूवमेंट है अगेंस्ट ग्रेविटी वो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंडेंट है। इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा। मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो बोलते हैं वो भी आपका कंजर्वेटिव होगा। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्ज। क्या ये समझ में आ रहा है? चाहे घूम फिर मतलब एक चार्ज यहाँ पे है, वो ऐसे वैसा घूम फिर के यहाँ तक पहुंचा, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा ये पूरा, चाहे आप फोर्स बोलो, चाहे आप वर्क डन बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके, देयरफॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट। A force is conservative if the work it does around any closed path is zero। तो फोर्स कंजर्वेटिव क्या होता है, अगर क्लोज्ड पाथ है, देखो यहां से आप यहां गए फिर वापस आए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिंस द फैक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर इज जीरो, obviously work done will also be zero। So a force is conservative if the work it does around any closed path is zero। Gravitational force, if a block of mass m is raised up to a height h by following a path 1 and is brought back to the initial position following a path 2, then the net work done here is zero। ठीक है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स। तो यहाँ पे हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो है पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और उसी एस्पेक्ट को समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स का पार्ट है। जहां पे भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पे बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही मैटर करेगा। ठीक है, बॉडी किस पाथ से गया है वो मैटर नहीं करेगा। चार्ज को आप दुनिया भर का घुमा कर ला रहे हैं लेकिन प्लेस कर रहे हैं कहां पे, वही मैटर करेगा। दैट इज बेसिकली द ओनली थिंग। ठीक है, ओके। So non-conservative forces, the work done by non-conservative force depends on the path of the object। Non-conservative force are path function, तो ये path पे डिपेंड करेगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आपका भाई साहब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आप जब ऐसे सीधा जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इस तरफ है, जब आप ऐसे मुड़ रहे हैं तो फ्रिक्शन इस तरफ है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ओके। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो नोन एज डिसिपेटिव फोर्सेस बिकॉज दे डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब आपका एनर्जी, जैसे अगर आप देखोगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इफ यू आर रबिंग योर हैंड्स
why after some time it becomes hot? Because frictional force एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप हैंड को रब कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इट्स अ पाथ। और हर एक ऐसा फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या करेगा, डेसिपेटिव, वो डिसिपेट करेगा, एनर्जी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो हियर काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, ऐसा कोई भी काम जिसमें हीट का जनरेशन हो रहा हो तो आप बोल सकते हैं उसका थोड़ा बहुत हिस्सा पाथ डिपेंडेंट है, अभी किसी भी रीजन पे हो सकता है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट इज बेसिकली पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके। The electric field in a region of space is described by assigning a vector quantity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने वेक्टर क्वांटिटी दिया है एट ईच पॉइंट पिक्चर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आप समझ लो भाई साहब पॉइंट बी पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको अपन यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं। So what is the work done by external force in moving from a point? So the work done by an external force in moving the charge from B to A upon the charge is equal to potential of A minus potential of B. ठीक है, whatever is the potential at A minus potential of B. ठीक है, तो ये होता है आपका potential difference. तो potential difference को अपन क्या बोल सकते हैं? This is work done upon charge, test charge जो भी है, potential difference is equal to work done upon charge. ठीक है, suppose a positive charge plus q naught is brought from point B to A, thus the potential difference between VA and VB is as follows: VA minus VB is equal to work done external in moving from B to A upon q naught. ठीक है, ये q naught भाई साहब आपका टेस्ट चार्ज है, ज्यादा करके इसको अपन क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज, एंड इट विल हैव अ वैल्यू ऑफ +1 कूलम। ठीक है, तो +1 कूलम लेते हैं, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is actually the work done in bringing a charge of 1 coulomb from one point to the other. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। So potential difference between A and B, that is VA minus VB, will be the work done by an external agent in bringing the charge from B to A. In bringing the charge from B to A. Clear है? Okay. So if we assume that point B is at infinity, अगर हमने मान लिया भाई साहब point B infinity पे है, तो बताइए भाई साहब यहाँ पे point B की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट एन इनफाइनाइट पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। भाई पोटेंशियल एट एन इनफाइनाइट पॉइंट विल बी जीरो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस वी बी। तो बी इंफिनिटी अगर हमने ले लिया, दिस विल बी वर्क डन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वी ए इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो वी इंफिनिटी हो जाएगा जीरो, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, जैसे समझो आपका भाई साहब यहाँ पे एक चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है। इस प्लस क्यू के चार्ज के लिए लेट्स से एक पॉइंट ए, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। इस प्लस क्यू के चार्ज के लिए लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी ए। समझ में आ रहा है ये? सो ड्यू टू द चार्ज ऑफ प्लस क्यू at a point A, whatever distance it is having, we will look into that later. Whatever distance it is having, this point A, this will develop a potential VA. अभी इस VA को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इस VA को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई साहब इस प्लस Q का तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? There will be an electric field around it. So if there is a point in infinity and from there we are bringing a one unit positive charge, इसको भाई साहब हम ला रहे कहां तक, VA। तो ये जो वर्क डन हमने किया है यही हो जाएगा इसका पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? देखो अभी इसको समझो, पहले हम क्या बोल रहे हैं, प्लस क्यू के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा। तो लेट्स से आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे विच इज अ पॉइंट ए, द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज इज वी ए। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि भाई साहब वी बी माइनस वी ए, कोई अगर पॉइंट बी है कहीं पे भी है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। आपका चार्ज का वैल्यू लेट्स से क्यू नॉट है, अभी क्यू नॉट हमने अगर 1 ले लिया तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, सॉरी, वी ए माइनस वी बी, आई एम सो सॉरी, वही ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी। ठीक है, बी से ए में मूव करने का, और क्यू नॉट, अभी क्यू नॉट को अगर हमने 1 ले लिया तो वी वर्क डन
by the external agent in moving the charge from B to A will be equal to potential of A minus potential of B. ठीक है, अभी जब इनफाइनाइट पे है तो VB मतलब क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो गया, VA this is work done in moving from infinity to A, है कि नहीं, मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू A, इसका वैल्यू हो जाएगा भाई साहब जीरो, क्योंकि चार्ज की वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, तो VA माइनस जीरो इज इक्वल टू V इंफिनिटी टू A, W इंफिनिटी टू A, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन इंफिनिटी टू A। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी द पोटेंशियल। आर बी क्लियर? सो ये हो गया आपका पोटेंशियल। सो एक चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हमको डिफाइन करना है, इट इज द वर्क डन in carrying a unit positive charge from infinity to that particular point। इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आते जाओगे इस चार्ज को लेकर, विल यू फेस अ रिपल्शन, यू विल, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सो यू विल डू सम सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल। देखो इसको समझो, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, इसका भाई साहब फील्ड है, आप भाई साहब एकदम इनफाइनाइट से एक चार्ज ला रहे हैं, ये आ रहे ये आ रहे ये आ रहे, ये इसके फील्ड में एंटर किया, जैसे इसके फील्ड में एंटर करता है तो आपको भाई साहब फोर्स देना पड़ेगा, समझ लो यहां तक हम आ रहे हैं, तो फोर्स देते 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 हम यहाँ पर ला रहे हैं, अभी आपने फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, फोर्स के अगेंस्ट काम किया इसलिए तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, जैसे ही आप इस फोर्स को हटा देंगे, बट ठीक है, जैसे कैसा है, आप ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट आप इसको उठा रहे हैं, तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स, द मोमेंट यू रिमूव योर हैंड इट विल फॉल डाउन, एंड विल फॉल डाउन विद अ मैसिव पावर, ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया है, एक ईटा जो जमीन पे था वो हार्मलेस था, उस ईटे को आप बिल्डिंग के ऊपर ले जाते हो और उसको सड़का देते हो, वैसा वो गिरेगा तो बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है, किसी की जान जा सकती है, अगर कोई कार या गाड़ी रहेगी तो वो टूट सकता है। हाउ डिड इट गेन सो मच ऑफ एनर्जी, समथिंग which was lying on the floor, which had no energy or which was almost powerless or which was almost harmless, how did all of a sudden by taking it up on the building it became so harmful? It has not become harmful, the only change that you have done is you have worked against the gravitational force, whenever you work against a certain force energy gets stored in a body, आप जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है, और इसी एनर्जी के स्टोर होने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। व्हेनेवर यू वर्क अगेंस्ट अ फोर्स, ठीक है, एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन अ बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर? ओके, सो व्हेनेवर यू वर्क अगेंस्ट अ फोर्स एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन अ बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। Potential difference. This is called potential difference. Work done per unit charge is called potential difference. So what you are doing is you are trying to bring this to a point. So what you are facing is repulsion. आप repulsion face कर रहे हो. अगर आप repulsion face कर रहे हो इस point तक लाने में, तो what you are facing is repulsion. अगर आप repulsion face कर रहे हो, तो you are working against a force. If you are working against a force, what is happening? Work is getting done. Energy is getting stored in the body. ठीक है? Clear है? Are we clear? जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो उस फोर्स में वर्क डन होगा और वही वर्क डन उस बॉडी में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट विल गेट स्टोर्ड एज एनर्जी। ठीक है, क्लियर है?
ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आप देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो जब भी आप फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अभी जैसे इस फोर्स को हटाओगे टपक से ये भाई साहब बाहर जाएगा। जैसे हमने किसी फोर्स को अप्लाई करते हुए किसी बॉडी को ऊपर लाया, जैसे हम फोर्स को हटाएंगे टपक से नीचे गिरेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके। तो यहां पे आपका हो गया, इफ वी अज्यूम दैट बी इज एन इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। ओके, तो आपका वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ए का वैल्यू वी एक्सटर्नल इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। इफ द यूनिट चार्ज इज 1 कूलम then VA is equal to V external infinity to A. The SI unit of electric potential is joules per coulomb or volt. The electric, ये आपका वैसा हो जाएगा। ठीक है, so VA, the potential at any point A is the work done in bringing a charge from infinity to that particular point. अभी इस पॉइंट A पे जो पोटेंशियल होगा ये किसी चार्ज की वजह से हो सकता है, किसी बॉडी ऑफ चार्जेस की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल का रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो सकता है और अ बॉडी ऑफ चार्जेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट देयर इज अ पोटेंशियल दैट इज देयर। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, so this will be VA will be equal to this। ठीक है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट या जूल्स पर कूलम भी बोल सकते हैं। जूल्स पर कूलम कैसे, VA की वैल्यू ये आपका क्या है जूल्स में और ये आपका क्या है कूलम में है, तो VA का क्या हो जाएगा जूल्स पर कूलम। ठीक है, ओके। The work done by the external agent is to be considered while calculating electric field at a point। ठीक है, तो आपका वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट से, इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट वर्क डन क्या है भाई साहब, ये इसको इधर लेकर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस तरफ है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो उसमें वर्क डन स्टोर होगा। ठीक है, वर्क डन इज स्टोर्ड ओनली इफ यू आर, तुमको बहुत नींद आ रही है, जब ठीक से बैठिए तो नींद नहीं आएगी। ओके, वर्क डन इज बेसिकली ऑलवेज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर फोर्स। अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उस बॉडी में वर्क डन होगा और एनर्जी स्टोर होगी, द एनर्जी विल गेट स्टोर। ठीक है, the work done by an external agent is the against the electric field। तो आपका वर्क डन क्या होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ। भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो भाई साहब ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। अभी आपने एक पॉइंट चार्ज डाल दिया है Q। ठीक है, consider a point charge Q and a positive test charge Q naught that is brought from infinity to point A by an external force। Let us assume that the test charge is brought very slowly without any change in velocity। ठीक है, such that at any given instant there is no acceleration, so the net force acting on that point, any point, is zero। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो एक चार्ज है Q, एक चार्ज है भाई साहब आपका Q। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या है भाई साहब आपका Q नॉट। ठीक है, इज बॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट A। अभी समझ लो ये पॉइंट A है, अभी हम उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज इज बॉट वेरी स्लोली, बहुत स्लोली आप ला रहे हैं, स्लोली आप ला रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो इसका अलग से भाई साहब फोर्स निकल जाएगा। यहाँ पे आप फोर्स ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स नहीं, आप यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। देखो इस चीज को समझो, यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। अभी आप जब इसको यहाँ पे ला रहे हो, सो यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट फील्ड, सो आप भाई साहब पुश कर रहे हो उसको। पुश आप ऐसे कर रहे हो कि आपका अप्लाइड फोर्स और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर हो, मतलब आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आपका अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए, है ना? ठीक है, तो अंडरस्टैंड, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A, a chest charge Q naught that is brought from infinity to point A by an external force। Let us assume that the test charge is brought very slowly without any change in velocity, such that at any given instant there is no acceleration। ठीक है,
सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एट एनी पॉइंट इज जीरो। भाई साहब नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है एट एनी पॉइंट इज जीरो। इक्विलिब्रियम में चला जाएगा और इक्विलिब्रियम में जाने से क्या होगा, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, कोई एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है ना। या तो बॉडी आपका, इनका कहना है कि भाई साहब अगर आपका ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाए तो बैलेंस फोर्सेस हो गए, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में चला गया। यस, अगर बॉडी, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में जाती है तो बॉडी या तो रेस्ट पे चली जाती है और या तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव करती है, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि बॉडी आपके एक्सेलरेशन से नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, जिस फोर्स से आप इस बॉडी को मूव करा रहे हैं वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट एनी पॉइंट इज जीरो। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे पूरे मूवमेंट के दौरान जो एक्ट करेगा वो जीरो है, क्योंकि बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। इट डजंट मीन दैट नो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट मीन्स दैट फोर्सेस डेफिनेटली आर एक्टिंग ऑन द बॉडी बट द फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका देखो यहाँ पे एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम पॉइंट क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से भाई साहब यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, देयर इज अ स्लाइट मूवमेंट ऑफ dx। ठीक है, तो आपका ये चार्ज q है, ये आपका क्यू नॉट है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, तो आपका भाई साहब फोर्स एक्सटर्नल, तो आप इसको इधर ला रहे हो तो फोर्स एक्सटर्नल किस तरफ है, इस तरफ। आप एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू electrostatic force. Force externally applied on the charge is equal to the electrostatic force experienced by the charge, because of which the body is moving with a zero acceleration or with a constant velocity. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी आप समझो इसको, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडुलस में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, ओके। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स and its magnitude is equal to the external force, we can consider the external force as the conservative force। भाई साहब ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, क्यों एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फॉर मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम a to infinity and infinity to a will be opposite to each other but equal in magnitude। मतलब कैसा है, देखो आपका पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है। आप कैसे भी पाथ से यहां तक लाओ और यहां से यहां तक लाओ तो वर्क डन आपका सेम होगा। कैसे भी पाथ से जाओ, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई भी पाथ से जाओ, आप अगर भाई साहब कहां से इंफिनिटी टू ए आ रहे हैं या ए से इंफिनिटी तक जा रहे हैं, द वर्क डन विल बी द सेम, इट्स जस्ट इट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। While moving the positive charge from A to infinity, consider that positive charge test charge is x distance away from charge q at instant। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज q, ये आपका q नॉट हो गया। ठीक है, ये आपका q और ये q नॉट है, dx। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू इंफिनिटी, a टू इंफिनिटी, आप a से लेकर इसको इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो हम उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, इंफिनिटी टू ए होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए टू इंफिनिटी कर रहे हैं, ए टू इंफिनिटी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। हमने पहले क्या देखा कि भाई साहब आपका वर्क डन यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंट होगा, तो दोनों भी सेम है ना। ओके, तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें वर्क डन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, तो आपका भाई साहब कहां से कहां तक, आर टू इंफिनिटी, आर टू इंफिनिटी, एफ एक्स डी एक्स। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आपका एफ एक्सटर्नल इस तरफ और dx, एफ एक्सटर्नल इस तरफ है, dx है। एफ एक्सटर्नल और dx में क्या एंगल बनेगा, 180 का एंगल बनेगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब करते हैं। तो एफ एक्सटर्नल dx cos ऑफ 180, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, एफ एक्स, तो आप भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, dx की जगह पे dx लिखा हमने। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे एफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, k क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। k क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, के मतलब हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k क्यू नॉट, अभी इस माइनस को भाई साहब बाहर, ये माइनस आ गया भाई साहब, है ना, a टू इंफिनिटी, क्योंकि cos 180 के लिए माइनस आ गया, cos 180 होता है आपका -1। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज r टू इंफिनिटी f इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, dx। ठीक है, f इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हो गया k क्यू नॉट बाई x का स्क्वायर dx,
और ये हो गया r टू इंफिनिटी, ये माइनस में, ठीक है। अभी भाई साहब आप इसको बाहर निकाल लो, तो ये हो गया आपका k q q नॉट, और यहाँ पे हो गया भाई साहब r से लेकर इंफिनिटी x रेज टू माइनस टू dx, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका वन माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पे इंफिनिटी से r, ठीक है। क्लियर है, आर भी क्लियर भाई, कर लो यहाँ पे x रेज टू n कितना होता है, x रेज टू n dx होता है आपका x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो x रेज टू माइनस टू dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो ये हो गया x रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो ये हो गया वन माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स, कहां से कहां तक, r टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये माइनस माइनस पैसा तो आप कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे हो गया माइनस वन बाई इंफिनिटी माइनस माइनस वन बाई आर, है कि नहीं, माइनस माइनस वन बाई आर, ठीक है। अभी वन बाई इंफिनिटी होता है आपका जीरो, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट जीरो माइनस, तो ये आपका हो गया, ये हो गया जीरो, और ये हो गया अपन वन बाई आर, ठीक है। सो वी डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भ्रष्टा पार्टी, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सटर्नल ए टू इंफिनिटी। अभी आप यहाँ पे आओ देखो, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए टू इंफिनिटी, है ना। इसका वैल्यू क्या आया है, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है, इसका वैल्यू, और इसके सामने एक माइनस, तो वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए विल बी इक्वल टू दिस, ये कैंसिल हो गया, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ओके, सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए विल बी इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर। और आपका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू, वी हैव जस्ट सीन, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू, है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर अपॉन क्यू नॉट, तो आपका हो गया पोटेंशियल क्या, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, दिस विल बी द पोटेंशियल, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, के क्यू बाई आर। सिंस v is a scalar quantity, the charge should be substituted along with the sign. This means that a positive and a negative charge will have a positive and a negative potential respectively at all points. Are we clear to this? Okay. Potential due to a system of point charges. तो अलग अलग सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का। तो अगर देखो समझ लो एक Q है और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है R1, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। सो लेट्स से यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक आपका प्लस क्यू वन का चार्ज है, एक आपका प्लस क्यू टू का चार्ज है, एक आपका माइनस क्यू थ्री का चार्ज है, माइनस क्यू फोर का चार्ज है, और लेट्स से ऐसा करते करते प्लस क्यू एन का, ठीक है। बताइए मुझे क्यू वन की वजह से पोटेंशियल एट पी पॉइंट के क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाई आर वन, है ना। Q2 की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस के Q2 बाई आर टू, ठीक है, प्लस यहां पे के माइनस Q3 बाई आर थ्री, प्लस के इंटू माइनस Q4 बाई आर फोर, ठीक है, प्लस ऐसा करते करते भाई साहब क्यू एन बाई आर जो भी रहेगा, ठीक है, ऐसा करेंगे आप देखो ऐसे ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो यहां पे भी आप सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दोगे। पोटेंशियल्स का, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन को आपको नहीं मानना पड़ेगा, सिर्फ इसको मैथमेटिकली ऐड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको रिजॉल्व करके ऐड करना रहता है, लेकिन पोटेंशियल को आपको सिर्फ ऐड करना रहता है। आपने देखो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ रखा है, ओम्स लॉ, यहाँ पे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल की बात हम करें वो स्केलर है, तो आप मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे, यू आर जस्ट गोइंग टू बेसिकली ऐड द मैग्नीट्यूड्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए इसको कैलकुलेट करना है, कोशिश कीजिए।
कितना हो जाएगा पोटेंशियल? सिंपल है भाई साहब, देखो इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल कितना होगा, के माइनस क्यू बाई एक्स, इसकी वजह से प्लस के माइनस क्यू बाई एक्स, ठीक है, प्लस के टू क्यू बाई एक्स प्लस के टू क्यू बाई एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, यहां पे देखो टू क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये हो गया के क्यू बाई एक्स, और यहां पे आपका प्लस के क्यू बाई एक्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? सो दिस विल बी 4 पॉइंट्स आर प्लेस्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के, अच्छा पोटेंशियल अगर आपका जीरो है तो टोटल पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल आपका भाई साहब कितना है, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स प्लस के स्मॉल क्यू बाई एक्स, यहाँ पे के बाई एक्स को कॉमन निकालेंगे, क्यू प्लस क्यू, पोटेंशियल आपको जीरो दिया हुआ है तो ये दोनों तो भाई साहब आपके कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, माइनस क्यू के बराबर, ठीक है, ओके, क्यू की वैल्यू माइनस क्यू के बराबर, ऑप्शन ए। The point where the net potential is zero is known as the null point. In a system of two like charges at all points in space near the vicinity of the charges, the potential is either positive or negative. Hence, null points are not possible. ठीक है, देखिए यहाँ पे the point where the net potential is zero is known as the null potential point. In a system of two like charges, अगर दो like charges, ठीक है, at all points in space near the vicinity of the charges, the potential is either positive or negative. तो potential या तो positive होगा या तो negative होगा, hence null point are not possible. null points आपके possible नहीं होंगे, ठीक है, हाँ, like charges, ठीक है, null points possible नहीं होगा। तो जैसे system of two unlike charges है, तो null points due to two point charges, अगर हम यहाँ पे देख रहे null potential points are not possible, ठीक है, in a system of two like charges, तो अगर टू लाइक चार्जेस हैं, इफ देर आर टू लाइक चार्जेस, नल पॉइंट, नल पोटेंशियल पॉइंट्स आर नॉट पॉसिबल, नल पोटेंशियल पॉइंट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस, अभी अनलाइक चार्जेस मतलब लेट्स से Q1 Q2 है, लेट अस कंसीडर टू अनलाइक चार्जेस, एक है आपका प्लस Q1 और दूसरा है आपका माइनस Q2, ठीक है, तो आपका यहां पे देखो प्लस Q1, अभी लेट्स से Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, ठीक है, लेट अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बी d, तो आपका लेट्स से यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, ये जोन 1, ये जोन 2 और ये जोन 3 हो गया, तीन जोन्स हैं, एक जोन है जो दोनों चार्जेस के बीच में है, एक जोन है जो Q2 के राइट में है और एक जोन है जो Q1 के लेफ्ट में है, ठीक है, क्लियर है, ओके। Let us consider two unlike charges plus 1 and minus Q2 where Q1 is greater than Q2. Let the distance between the two charges be d. ठीक है? There are 2 points along the line joining the charges at which the potential will be zero. ठीक है? दो पॉइंट्स होंगे जहां पे line join the charges will be zero. कहां पे होंगे वो देखते हैं. A null potential point will be possible near the smaller charge on either side of the line joining the two unlike charges. ठीक है? तो let us divide the space around them into three zones, zone 1, zone 2 and zone 3 as shown. Thus two null points will be possible, one in zone 1 and the other in zone 2. यहां पे देखो कैसा है, Q1 जो है ये Q1 आपके Q2 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका एक नल पॉइंट तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में हो जाएगा, एक नल पॉइंट इसके बीच में हो जाएगा। अभी देखो Q1 की वजह से एक पोटेंशियल इधर है, ठीक है, और Q2 की वजह से भाई साहब एक पोटेंशियल इधर है, ठीक है, इन जोन 1 एंड द अदर इन जोन 2। Q2 के वजह से भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा जहां पे नल पॉइंट पॉसिबल होगा, ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा जहां पे नल पॉइंट पॉसिबल होगा, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नल पॉइंट मतलब क्या है, जहां पे दोनों मिलकर जीरो हो जाए, तो यहां से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, ठीक है, इसका प्रभाव ज्यादा दूर तक रहेगा, तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे Q1 और Q2 का पोटेंशियल आपका मिलाएंगे तो जीरो हो जाएगा। देखो ऐसे देखो समझो, पोटेंशियल क्या है बोलो पहली बात, के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी है,
है ना, के क्यू बाई आर है ना, तू नहीं बोला, ओके, के क्यू बाई आर है, ठीक है, ओके, ये Q1 है और ये Q2 है। अगर समझो हम ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d, ठीक है, और हमने मान लिया कि एक पॉइंट x पे नल पॉइंट हो रहा है, तो नल पॉइंट हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मतलब V1 विल बी इक्वल टू K Q1 बाई K Q1 बाई d माइनस x, और V2 का भाई साहब क्या हो जाएगा, K Q2 बाई x, है ना, ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दीज विल बी बेसिकली इक्वल। अभी हाँ, यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो ये माइनस, तो V1 प्लस V2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 बाई D माइनस एक्स माइनस K Q2 बाई एक्स, तो यहाँ पे इसका जीरो हो जाएगा, दिस हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग एज जीरो। अभी लेट्स से हम यहाँ पे कोई पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट लेट्स से यहाँ से कितने दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है, और यहाँ से लेट्स से आपका भाई साहब T डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K माइनस Q2 बाई T, है कि नहीं, और इसके वजह से कितना हो जाएगा, K Q1 बाई R, है कि नहीं, ये दोनों का सम भी तो जीरो आ सकता है, ये दोनों का सम जीरो आ सकता है कि नहीं, वाई विल, क्योंकि देखो भाई साहब यहाँ पे माइनस में है एक, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का सम आपका जीरो आ जाए, ठीक है, और आने की संभावना क्यों है, क्योंकि R आपने बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू घट गई है, K Q1 बाई R, ऑब्वियसली R आपका P से लेस है, तो इसका भाई साहब वैल्यू घट गया और ये इसके करीब आ रहा है, तो एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जैसे -1 है आपका, समझ लो ये अगर R नहीं होता था, यहाँ पे 3 होता था, 3 से 2 होगा, फिर 1 होगा, और लेट्स से ये -1 है, तो एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, दैट्स हाउ इट इज। यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है बताइए, देखो इसका कितना होगा, भाई यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, सिंपल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि आपने भाई साहब डिस्टेंस कहां से इंक्रीज किया है, Q1 से, और Q1 आपका ज्यादा है, ठीक है, Q1 से अगर आपने डिस्टेंस को इंक्रीज किया है तो डिस्टेंस का फैक्टर आपके किसमें, डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर आपका बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, और यहां पे क्या है भाई साहब, यहां पे आपका ऑलरेडी नेगेटिव है जो भी डिस्टेंस होगा, तो कहीं ना कहीं तो ये और ये मैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जीरो हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये जीरो हो जाएगा। अभी यहां पे आते हैं, यहां पे देखो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका, लेकिन ये चार्ज कम है, ये चार्ज कम है, इससे इसका पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा, तो अगर हम के क्यू करें Q1 और के Q2, न्यूमरेटर पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर, ये तो हमेशा ग्रेटर रहेगा। देखो दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन है, एक है आपका भाई साहब क्या, के Q1 बाई लेट्स से R1 है, और के Q2 बाई R2 है, तो ये जो है Q1 और के Q2, ये ऑब्वियसली न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा ही है, ठीक है, एक माइनस है, समझो इस चीज को। अभी अगर मैं इसको बढ़ाता रहूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और इसको अगर मैं घटा रखूं, इसको अगर कम रखूं मैं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एक कहीं तो पॉइंट आएगा जब दोनों मिल जाएंगे वो जीरो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी यहां पे आते हैं, देखो ये हो गया आपका भाई साहब मिड पॉइंट वाला, इधर आपका क्या है, वही वही सेम चीज है R1 को। अभी अगर मैं इधर आ रहा हूं तो अभी आपका क्या हो रहा है, देखो के Q1 अभी भी के Q2 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन लेकिन आपका जो R1 है वो R2 से लेस हो गया है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, दैट इज लेट्स से R1, दिस इज लेसर देन दिस डिस्टेंस, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर पार्ट ऑलरेडी ज्यादा है, के Q1 इज मोर देन के Q2, वाई, बिकॉज Q1 इज मोर देन Q2, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट भी अगर आप कम कर रहे हैं, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप कम करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका भाई साहब के Q1 बाई R1 विल बी मोर देन के Q2 R2, इसलिए वो कैंसिल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां पे कैंसिल होगा, यहां पे कैंसिल होगा, यहां पे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपका कंडीशन क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, और अगर कंडीशन मैंने चेंज कर दिया, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो कहां पे आपका आएगा, यहां पे पॉइंट आ जाएगा, वहां पे कोई पॉइंट नहीं रहेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, इन जोन 3 देयर विल बी अ पॉइंट of zero potential, however in zone 2 you will not have a point which will have a zero potential, are we clear to this, ठीक है, समझ में आता है बच्चा बाड़ी, ओके। the net potential at point P1, तो लेट्स से हम पॉइंट P1 पे आते हैं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P1 कितना हो जाएगा बोलो, V पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज प्लस
पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। अभी ये पॉइंट P कहां पे है, दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में है तो कैसे है भाई साहब, लेट्स से हमने मान लिया Q2 से x डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, तो ऑब्वियसली भाई साहब Q1 से कितने डिस्टेंस पे होगा, d माइनस x पे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो v Q1 कितना हो जाएगा, k Q1 अपॉन d माइनस एक्स, और v माइनस Q2 कितना हो जाएगा, k माइनस Q2 अपॉन x, ठीक है। तो k Q1 अपॉन d माइनस एक्स माइनस k Q2 अपॉन x, क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया पोटेंशियल एट P1, ठीक है। फॉर द नेट पोटेंशियल टू बी जीरो, आपका k Q1 बाई डी माइनस एक्स माइनस k Q2 बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज, तो k Q1 अपॉन d माइनस एक्स माइनस k Q2 अपॉन x इज इक्वल टू जीरो। इसको भाई साहब हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, Q1 बाई d माइनस एक्स माइनस Q2 बाई x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं भाई साहब तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, Q1 बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q1x इज इक्वल टू Q2 इंटू डी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q2d माइनस Q2x, ये हो गया Q1x, हमको x फाइंड करना है तो हमने इसको इधर ले लिया, Q1x प्लस Q2x इज इक्वल टू Q2d, ठीक है। तो आपका x इंटू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2d, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2d अपॉन Q1 प्लस Q2। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल से डेरिवेशन है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दो भाई साहब किससे, Q2 से, ठीक है। तो व्हाट विल यू गेट, x इज इक्वल टू Q2d डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2। तो यहाँ पे Q2 कैंसिल हो गया, ये d हो गया, Q1 बाई Q2 प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, d अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस 1, ठीक है, ओके। इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, x इज इक्वल टू डी Q1 प्लस Q2 प्लस 1, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नल पॉइंट का वैल्यू, पोटेंशियल जहां पे जीरो हो जाए वो क्या हो जाएगा, d अपॉन Q1, सॉरी d था, d अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, यहाँ पे तो हमने कंसेप्चुअली समझा कि आपका जोन 1 और जोन 3 में क्या हो रहा है, जोन 2 का वैल्यू, जोन 1 का वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी लेट्स से जोन 2 है, ठीक है। जोन 2 में अगर हम समझ रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक नल पॉइंट है, लेट्स से नल पॉइंट है, और इस नल पॉइंट का डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया आपका डी, ठीक है। क्या ये ऐसा हो सकता है Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 प्लस 1, Q1 क्या है भाई साहब, Q2 से ज्यादा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा कि नहीं, दिस फ्रैक्शन विल बी ऑब्वियसली मोर देन 1, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये जोन 2 में देखो, अगर आपका डी Q1 Q2 इज इक्वल टू 1, तो नल पॉइंट, अभी देखो नल पॉइंट इन जोन 2, जोन 2 में आपका लेट्स से ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस एक्स, समझ में आ रहा है। हमने मान लिया कि एट पॉइंट P2 देयर इज अ नल पॉइंट, तो आपका Q2 का भाई साहब v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस के Q2 अपॉन x, ये हो गया किसका भाई साहब, Q2 का, ठीक है। और v Q1 का कितना हो जाएगा, k Q1 अपॉन d प्लस एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k Q1 d प्लस एक्स माइनस k Q2 अपॉन x, ठीक है। तो इधर हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो आपका हो गया यहाँ पे कितना, k k k Q1 अपॉन d प्लस एक्स इज इक्वल टू k Q2 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, Q2 इंटू डी प्लस एक्स इज इक्वल टू Q1 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी, Q1 इंटू एक्स, तो Q1x इज इक्वल टू Q2d प्लस Q2x। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इंटू
x इज इक्वल टू Q2D, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी x की वैल्यू हो गई Q2D अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। अभी ऊपर नीचे डिवाइड कर दो किससे भाई साहब, Q2 से, तो व्हाट विल यू गेट, दिस विल बी x इज इक्वल टू D अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस 1, ठीक है, D अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस 1, ठीक है। क्लियर है आपका? ओके, तो जनरल, तो आपने देखा एक जगह पे क्या हो रहा है, जहां पे बीच में आपका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू डी अपॉन Q1 अपॉन Q2 प्लस 1, और यहां पे आ रहा है आपका x इज इक्वल टू डी अपॉन Q1 बाई Q2 माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो नल पॉइंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, d अपॉन Q1 बाई Q2 प्लस माइनस 1। अगर आपका इधर हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर इधर हो लेट्स से नल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, नहीं, इधर अगर आपने माना तो क्या होगा, सेम चीज है, करिए। लेट्स से हमने मान लिया, लेट्स से हमारा मानना गलत है, लेट्स से हमने यहां पे मान लिया ये डिस्टेंस कितना है आपका x, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, d प्लस एक्स, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q1, ये कितना हो जाएगा, k Q1 अपॉन x, एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दिस विल बी k माइनस Q2 अपॉन, बोलो भाई साहब, बोलो ना, बोलो, d प्लस एक्स है कि नहीं। अभी अगर हम जीरो मान रहे हैं, इधर जीरो है, हो नहीं सकता, लेकिन अगर हमने माना कि जीरो है तो प्लस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया k Q1 माइनस Q2, नहीं, तो आपका हो गया ये k Q1 बाई एक्स इज इक्वल टू k, माइनस को उधर लेकर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, d प्लस एक्स, k और k भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, तो Q1 इंटू डी प्लस एक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स, ठीक है। तो आपका Q1 d प्लस Q1x इज इक्वल टू Q2x, क्या ये समझ में आ रहा है? तो Q1x और ये Q2x, तो Q1 माइनस Q2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस Q1d, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखो, आपका लेफ्ट हैंड साइड में Q1 माइनस Q2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि Q1 आपका Q2 से ज्यादा है, ये आपने एज्यूम किया है, तो दिस इज पॉजिटिव, और x आपका पॉजिटिव होगा, x तो डिस्टेंस है, दिस इज पॉजिटिव। राइट हैंड साइड में आते हैं, d आपका पॉजिटिव है, वैसे अब d है ना, d तो पॉजिटिव है, Q1 आपका पॉजिटिव है, ये कैसे नेगेटिव हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैथमेटिकली हम देख रहे हैं, लॉजिकली तो हम पहले देख चुके हैं, तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये भाई साहब आपका पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। So let us consider an extended body of area A, ठीक है, and charge Q is distributed uniformly over the area. Let us consider a small element of the body having an area dA and charge dQ. तो आपका भाई साहब एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, इसका लेट्स से एरिया है dA और इसका लेट्स से चार्ज है dQ। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे the steps for obtaining the potential due to an extended charge system are given. तो आपका भाई साहब let us consider, तो आपका भाई साहब एक ऐसा एक चार्ज सिस्टम, बोलो, अगर इक्वल हो तो आपका भाई साहब सिर्फ नल पॉइंट एक जगह पे ही होगा बीच में, और कहीं पे नल पॉइंट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और कहीं पे नल पॉइंट हो ही नहीं सकता। इफ बोथ आर unequal unlike charges and both are equal, the only null point that would be possible is in between, ठीक है, ओनली नल पॉइंट दैट इज पॉसिबल इज इन बिटवीन। भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो x की वैल्यू क्या है, d अपॉन Q1 प्लस Q1 बाई Q2 प्लस माइनस 1, ठीक है। अगर भाई साहब ये 1 हो गया, Q1 और Q2 बराबर, तो d अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, यही हो सकता है, d अपॉन 2, मतलब बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में। क्या ये हो सकता है 1 माइनस 1? अगर ये होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा भाई साहब, ये हो ही नहीं सकता, इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। तो मतलब ना ही इधर और ना ही इधर पॉसिबल। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो लेट अस कंसीडर एन एक्सटेंडेड बॉडी, आपका भाई साहब एक चार्ज सिस्टम है और एक्सटेंडेड बॉडी है, यहाँ पे चार्जेस है, Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एरिया। आपका टोटल चार्ज Q है वो इस एरिया में, ऐसा चितर बितर कोई भी एरिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी हैविंग एन एरिया, तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dA, ठीक है, जिसका भाई साहब चार्ज कितना है dQ।
द स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम्स आर गिवन बिलो। ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं। जैसे आप स्टेप 1, फाइंड द स्मॉल चार्ज ऑफ द एलिमेंट अकॉर्ड टू द सरफेस टेकन फॉर द स्टडी। तो डी क्यू का भाई साहब कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू डी ए। देखो आपका जब एरिया है ए तो चार्ज टोटल क्या है क्यू, यूनिट एरिया के लिए चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाई ए। तो भाई साहब आपके डी ए एरिया के लिए क्या हो जाएगा क्यू डी ए बाई ए। ये हो गया आपका चार्ज विच इज डी क्यू। तो डी क्यू विल बी क्यू बाई ए डी क्यू डी ए। ठीक है, डी ए। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल चार्ज डी क्यू। भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे R, ठीक है, K, और यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, क्यू डी ए बाई ए आर। समझ में आ रहा है भाई साहब, इस डी क्यू को अपन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, के डी क्यू बाई आर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन डीवी। तो आपका डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटीग्रेट द पोटेंशियल। अब भाई साहब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, कितने एरिया में कितना चार्ज, यूनिट एरिया में कितना चार्ज। तो आपका डी क्यू एरिया में कितना चार्ज, ये जो डी क्यू एरिया में चार्ज हुआ तो ये आपका डी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, आपके स्मॉल एरिया में जो चार्ज हो रहा है उसको अपन बोलेंगे डी क्यू। डी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू डी क्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो आपका ये हो गया डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू डी ए। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k dq by r, substitute the value of dq in v, ठीक है, इंटीग्रेट द पोटेंशियल। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए अभी हम इसको करेंगे, जस्ट लुक एट दिस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, आपका भाई साहब एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसमें भाई साहब प्लस चार्जेस हैं। एक्सियल पॉइंट मतलब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वी हैव डन दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो लेट्स से आपका चार्ज रॉड है जिसका लेंथ है L, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस कितना है R। हमने यहाँ पे कोई एक छोटा सा लेंथ ले लिया है dx। अभी आप बोलोगे अभी तो आपने एरिया लिया था, अभी dx क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया नहीं है, ये लेंथ वाइज बड़ा है लेकिन एरिया हमने इसका नहीं लिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वही सेम चीज, लेंथ आपका L तो चार्ज कितना Q, लेंथ आपका 1 तो चार्ज कितना Q बाई L, तो लेंथ आपका dx तो चार्ज कितना Q dx बाई L। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल dv विल बी इक्वल टू k dq बाई कितना डिस्टेंस है भाई साहब ये x। अभी इसको भाई साहब हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट द वैल्यू, dv की वैल्यू हो गई k, dq मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका dq का वैल्यू, dq का वैल्यू, तो दिस विल बी k q, ठीक है, k q dx बाई x। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। एल भी होगा ना भाई साहब यहाँ पे, q बाई एल, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब, dv विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k बाई एल q dx बाई x। तो इसको अपन लिख सकते हैं k q बाई एल, ये हो गया आपका x रेस टू माइनस वन dx। अभी x रेस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, x रेस टू n होता है, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई एक्स, जीरो आ रहा है, हाँ। तो क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पे आपका log आ जाएगा ना, dx बाई एक्स, आपको मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। तो आप भाई साहब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये log x आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो k q बाई एल log x। अच्छा ये इसको अपन ऐसे कैसे लिखते हैं भाई साहब, ln x, ऐसे क्यों लिखते हैं,
बेस ई है, ठीक है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट्स करते हैं, तो आप लॉग बेस 10 नहीं ले सकते, आपको लॉग बेस ई लेना पड़ेगा। दैट इज द ओनली, तो अगर ये लॉग बेस ई है तो ये ln x लिखेंगे इसको, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो कहां से कहां तक है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है आपका, देखो ये वाला डिस्टेंस कहां से चालू हो रहा है, आर से, और कहां तक खत्म हो रहा है, एल तक। देखो यहाँ पे आपका x डिस्टेंस लिया हुआ है ना आपने, x को तो आपने इंटीग्रेट किया है, ये dx की वैल्यू देखो, ये वाला r और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस एल। तो आपका भाई साहब इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी के क्यू बाई एल, ये हो गया r से r प्लस एल dx बाई एक्स, तो ये हो गया के क्यू बाई एल, तो ये हो गया आपका log ऑफ x, ये हो गया r प्लस एल और ये हो गया r, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा के क्यू बाई एल log ऑफ r प्लस एल माइनस log ऑफ r, ठीक है। के क्यू बाई एल ये हो गया log ऑफ r प्लस एल अपॉन r हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, log बेस e, ठीक है, a माइनस बी log a माइनस बी, तो log ऑफ r प्लस एल अपॉन एल ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे ये पोटेंशियल होगा, जिस चीज को आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल सकते थे, उस चीज में आपका ये कंडीशन बैठ गया है, लॉग, ठीक है। सो पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एल लॉग बेस ई आर प्लस एल अपॉन आर, आर प्लस एल अपॉन आर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, एक चार्ज रिंग है, इसका रेडियस कितना है, आर है, एंड चार्ज क्यू, कितना चार्ज है इसमें, क्यू। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग एट पॉइंट पी which is at a distance x from the center of the ring, let us consider a small element of the ring having length dx and charge dq at a distance r। तो हमने भाई साहब यहाँ पे मान लिया कि एक स्मॉल एलिमेंट है जो आपका dx लेंथ का है और ये dq है। अगेन यहाँ पे भाई साहब लेंथ वाला फैक्टर है, ठीक है। तो l अगर लेंथ है तो चार्ज कितना है, q, l मतलब कितना है यहाँ पे 2 पाई r, 2 पाई r लेंथ है तो चार्ज आपका है q, 1 लेंथ है तो q बाई 2 पाई r हो गया, ठीक है। अगर आपका dx लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, q dx बाई 2 पाई r, q dx बाई 2 पाई r, ठीक है। यही हो गया भाई साहब आपका क्या, dq, दिस इज योर dq, ठीक है। तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, k dq बाई r, तो k इंटू q dx बाई 2 पाई r, 2 पाई r, k dx बाई 2 पाई r, ठीक है। तो आपका dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, k q dx बाई 2 पाई r हो गया, ये है कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे आपका आर का वैल्यू क्या है, 2 पाई आर, अपन ने ये वाला आर लिया है ना, ठीक है, ये वाला आर लिया है ना, सॉरी। तो के डी क्यू बाई आर, तो ये हो जाएगा के क्यू डी एक्स बाई 2 पाई आर इंटू आर, ठीक है, के डी एक्स बाई 2 पाई आर इंटू आर, ओके। अभी इस आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं इस आर की जगह पे, तो के डी क्यू रहने दो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग। अभी आप ध्यान दो, आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला जो फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो बाहर आ जाएगा, है ना, ठीक है, दैट इज गोइंग टू कम आउट। सो ये आपका हो गया के, ये वाला फैक्टर अगर इंटीग्रेशन में डालोगे तो ये बाहर आ गया, और ये हो गया डी क्यू चार्ज का इंटीग्रेशन। तो डी क्यू चार्ज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, हमको यहाँ पे कुछ डी क्यू चार्ज छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर हम ऐड करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल। क्या ये समझ में आ रहा है, और रिपीट, एक मिनट बता दे।
ঠিক আছে একটু একটু 2 মিনিট দাও बढ़िया से देखो भाई साहब यहाँ पे ये आर है सो दिस विल बी आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx जिसका चार्ज क्या है dq है अभी ये भाई साहब एक रिंग है जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल चार्ज कितना है q तो 2 पाई r ये हो गया सरकमफरेंस जिसमें टोटल चार्ज कितना है भाई साहब आपका q तो अगर 1 है तो कितना हो जाएगा q बाई 2 पाई r ठीक है तो अगर dx लेंथ है तो क्या हो जाएगा q dx बाई 2 पाई r मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी इज दिस मेकिंग सेंस ओके सो ये हो गया आपका dx का ये हो गया आपका dq एक्चुअली में dq की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्यों देख लीजिए अभी आपका इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल dv विल बी इक्वल टू k dq बाई r है कि नहीं k dq बाई r विच विल बी हाउ मच k dq बाई r मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या ये समझ में आ रहा है अभी ये dv है इसका तो अभी देखो r हर एक पॉइंट के लिए ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम है ना भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये r जो है ये सेम है ना पूरे पॉइंट के लिए ऐसे है ये लट्टू की तरह ये ऐसे आ रहा है तो हर एक पॉइंट से ये r वाला डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा तो अगर किसी इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट को हम बाहर फेंकते हैं ठीक है यहां पे k कांस्टेंट है और ये वाला भी तो कांस्टेंट हो गया भाई साहब अगर मैंने यहां पे इंटीग्रेट किया तो मुझे कांस्टेंट्स को बाहर फेंकना पड़ेगा तो k को बाहर फेंका और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर फेंका ये कितना बच गया आपका भाई साहब dq क्या ये समझ में आ रहा है अभी dq का इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे dqs को ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनल q मिल जाएगा ठीक है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग ऑल द वे राउंड what you get is k total charge q upon r square plus x square समझ में आ रहा है k q upon r square plus x square clear है are we clear on this where x is the distance from the center to this and r is basically the radius clear है ओके दैट वुड बी कुछ पूछ रहे थे तुम नहीं कौन पूछा था तुम हो गया थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम